गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय को लेकर के उनके व्यक्तित्व को। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन का कृतित्व, उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं और उन कृतियों में इन्होंने किस प्रकार का वर्णन किया है। इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं और जनक कहे जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं और ये मुख्य रूप से कहानीकार हैं या फिर कहानीकार से ये कविता के क्षेत्र में कब उतरे, इनका थोड़ा बहुत जिक्र करते हुए हम इनके कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन कहानीकार के रूप में थे। उनकी कहानी हृदय की आंखें यूनिवर्सिटी कहानी प्रतियोगिता में इस कहानी पर उन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे चलकर यह कहानी हंस पत्रिका में छपी। 4 वर्षों तक बच्चन के भीतर साहित्यकार में कहानीकार एवं कवि के रूप में संघर्ष हुआ। संघर्ष के दौरान उन्होंने एक कहानी संग्रह हिंदुस्तान अकादमी को प्रकाशन के लिए भेजी, जिसे प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने उस युग के प्रसिद्ध साहित्यकार धीरेन्द्र वर्मा से भूमिका लिखवाई। लेकिन जब यह संग्रह हिंदुस्तान अकादमी से लौटा तो बच्चन को घोर निराशा हुई। परिणामतः वे कहानी लेखक या कहानी लेखन छोड़कर कविता लेखन करने लगे। इस तरह बच्चन के कवि का पुनर्जन्म हुआ। बच्चन की पहली कविता जबलपुर की पत्रिका प्रेमा में मध्याह्न शीर्षक से 1931 में प्रकाशित हुई थी। उनका पहला कविता संग्रह तेरा हार 1932 में प्रकाशित हुआ। साहित्यकार बच्चन ने कुल 24 मौलिक काव्य कृतियाँ व 10 अनुदित काव्य रचनाएँ एवं अनेक गद्य रचनाएँ भी लिखी हैं, जिनमें उनकी 4 भागों में लिखी आत्मकथा प्रथम का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरी है नीड़ का निर्माण फिर से, तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। एक डायरी है, उसका नाम है प्रवास की डायरी। निबंध संकलन एवं बाल साहित्य भी इनका है। इनकी प्रमुख रचनाओं में जैसे सबसे पहली लिखी हुई तेरा हार 1932 की रचना है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, प्रारंभिक रचनाएं प्रथम भाग, प्रारंभिक रचनाएं दूसरा भाग, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचघर, त्रिभंगिमा, 4 खेमे, 64 खूंटे, 2 चट्टाने, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिमाएं की आवाज़, उभरते प्रतिमानों के रूप, जाल समेटा, सतरंगिनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी।
अब हम इन प्रमुख रचनाओं का थोड़ा थोड़ा परिचय पढ़ेंगे कि मधुशाला में किस चीज़ का वर्णन किया है, इस चीज़ को पढ़ेंगे। मधुशाला ऐसी मादक काव्य रचना है जिसके नशे से प्रेमी दिलों की चेतना सुप्त हो जाती है। मधुशाला उद्दाम प्रेम, यौवन, वासना और मस्ती का पर्याय है। इसमें वचन के यौवन और प्यार की मस्ती हैं, जिनकी वासना, भावना और आकांक्षा को तद्युगीन रूढ़िवादी वृद्ध समाज ने कुचल दिया था। इस रचना में व्यवहारिक जीवन से या व्यवहारिक जीवन में झेली गई कठोरता व मानसिक संघर्ष से उबरने के लिए प्रेमी हृदय बच्चन ने मधुर भावनाओं की सुस्वाद, सुमंदित और सुमधुर हाला का आश्रय लिया है। इसकी अधिकांश रचनाएं या रुबाइयाँ प्रतीकात्मक हैं, जिसमें जागरण का उद्घोष भी है। मस्ती के आलम से सराबोर एक रुबाई के शब्दों में जरा आप भी डूबिए। क्या कहते हैं वचन? आज मिला अवसर तब फिर क्यों, मैं न सकूं जी भर हाला, छेड़छाड़ अपने साकी से, आज न क्यों जी भर कर लूं, एक बार ही तो मिलनी है जीवन की यह मधुशाला। ये इनका मधुशाला से संबंधित कुछ सामान्य परिचय था। दूसरी रचना आती है इनकी मधुबाला। बच्चन के जीवन में खतरे के निशान वाली एक खूबसूरत बाला रानी प्रकाशो के साथ साथ सृष्टा भोक्ता बनने की स्व अनुभूत आत्म अभिव्यक्तियाँ मधुशाला बनकर के शब्दालंकार ले गई और रोमांचक प्यार भरी अनुभूति को कवि ने बुलबुल कविता में ईमानदारी से अभिव्यक्ति दी है। क्या कहा है? सुरा सुषमा का पाय योग, हमें मधु मानव को क्यों लाज, गए मुनि देवों के मन डोल, सरसता से स्वयं को जीत, रही बुलबुल डोलो पर बोल। क्षय रोग से बच्चन जब मौत की छाया मंडरा रही थी, क्षय रोग हो गया था, तब बच्चन ने मधुशाला में अपने जीवन का विषाद, अपूर्ण सुख भोग के प्रति छटपटाहट और संपूर्ण भोग की अदम्य प्यास, निर्मम काल, कठोर कर्म, कटु जगत के प्रति घोर चिंता व भय को अभिव्यक्ति दी है। तीसरी इनकी प्रसिद्ध रचना है मधुकलश। मधुबाला की तरह इसमें भी 12 कविताएं हैं। बच्चन की पहली पत्नी श्यामा के देहावसान के बाद कवि ने मधुकलश को श्यामा की स्मृति में विश्व वृक्ष की डाल पर बांधा था। जैसे मृतकों के लिए घट बांधा जाता है, उसी प्रकार से कवि इसमें अपनी बेबाक वासना के संबंध में कहता है। बेबाक वासना यानी अतृप्त वासना के बारे में कहता है। प्यास वारिधि से बुझाकर भी रहा अतृप्त हूँ मैं, यामिनी के कुछ कलश से आज कैसा प्यार मेरा, कह रहा जग वासना में हो रहा उद्गार मेरा। लहरों का निमंत्रण इस रचना की प्रसिद्ध कविता हैं, जिसमें कवि डूबकर संघर्ष करता हुआ बाहर आने को तैयार हैं, उद्धृत हैं। अगली रचना है निशा निमंत्रण। बच्चन की ज्वाय एक खेल की सहेली श्यामा के देहावसान उपरांत भोगे गए गहन दुख, निराशा, हताशा,
निराशा विधुर की मन स्थिति एवं विषादमय गीतों की बहुलता से निशा निमंत्रण भरी पड़ी। अगली रचना है एकांत संगीत। इस रचना में एकांत संगीत अकेले और जवान विधुर व्यक्ति की तन्हाइयों का एकांत में गाया गया रुदन संगीत है। इस रचना में कवि का तन और मन भूखा है, शरीर के साथ साथ हृदय की प्यास बुझाने वाला कोई नहीं है, यही पीड़ा इसमें रूपांतरित हुई है। अगली रचना है आकुल अंतर। आकुल अंतर में विधुर जीवन के दौरान बच्चन अपना दिल आयरिश महिला ताबिबुद्दीन को दे बैठते हैं। आयरिश के ईसाई होने एवं स्वयं बच्चन द्वारा धर्म बदलने को राजी होने पर भी जब आयरिश के माता पिता विवाह के लिए तैयार नहीं होते तो बच्चन को करुणाक्लित अंतर आकुल हो उठता है। यहाँ तक कि बच्चन के माता पिता भी भावों के इस झंझावात में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तब कवि आकुल अंतर से कहता है, एक भी उश्वास मेरा हो सकता किस दिन तुम्हारा। क्या कह रहा है? एक भी उश्वास मेरा हो सकता किस दिन तुम्हारा। अगली रचना सतरंगिनी है। यह रचना आयरिश से संबंध है। यह भी आयरिश से संबंध है। इसमें अंधकार के ऊपर प्रकाश, विध्वंस के ऊपर निर्माण, निराशा के ऊपर आशा और मरण के ऊपर जीवन की जीत का गान है। यह कृति आग से राग के संसार में पदार्पण का बोध कराती है। फिर इनकी रचना आती हैं प्रणय पत्रिका। जब बच्चन पीएचडी करने कैम्ब्रिज गए थे तो अपनी प्रेयसी से दूर रहकर कवि ने जिन विरह अनुभूतियों को भोगा वे ही अनुभूतियाँ वियोग श्रृंगार बनकर प्रणय पत्रिका में व्यक्त हुई हैं। इस प्रकार से अगली इनकी रचना है मिलन यामिनी। मिलन यामिनी बच्चन की अत्यंत प्रसिद्ध श्रृंगारिक रचना है। इसकी रचना 1945 से 1949 के मध्य हुई है। इसमें पूर्व, मध्य और उत्तर भागों में 33 कविताएं हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हैं, वर्षों की विषादमयी घड़ियों और एकांकीपन की पीड़ा में भोगी हुई निशाओं के बाद कवि ने जब अपनी नीड़ का निर्माण किया तब मिलन की मधुर यामिनी आई। कवि ने अपनी प्रेमिका या नायिका के संग मिलन की जो रातें बिताई, जो भोगा, उसी का अनुभूत सत्य इस रचना में प्रस्तुत हुआ है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इन संयोगमयी रातों का श्रृंगारिक सौंदर्य ही प्रणय का उदाम और मस्त राग बनकर मिलन यामिनी में प्रकट हुआ है। इस कृति में मिलन की मादकता, युवा नायक नायिका के उदाम यौवन की वासना एवं उत्तेजना के मस्ती भरे गीत हैं। मिलन यामिनी राग और संयोग श्रृंगार की प्रधानता है। बच्चन ने यौवन की संपूर्ण आशा राग भरी रातों का जश्न मनाने को आतुर विकल है। वह इस रात्रि में अपने मन की चिरवांछित इच्छाओं, अभिलाषाओं को पूरा कर देना चाहता है। वह अपनी प्रीतम सखी से कहता है, सखी यह रातों की रात नहीं सोने की, सखी यह रागों की रात नहीं सोने की। आगे कहता है, इस बेला में क्या क्या करने को हम सोच रहे हैं। मिलन यामिनी कवि की भावनाओं का, मिलन के उदाम और उत्तेजक क्षणों का आंसू पिलाने में एक सफल कृति कही जा सकती है। इसके छंद संद में
सुधा संगीत तो है ही, शब्दों में भी एक मधुर मधुर सौंदर्य के बिंब प्रस्तुत करने की अपूर्व क्षमता है। यही कारण है कि कवि को मात्र यह कहने से ही संतोष नहीं मिलता कि तुम समर्पण बन भुजाओं में पड़ी हो, उम्र इन उद्भ्रांत घड़ियों की बड़ी हो, बल्कि यह तो उन्मेष रत दिखाई देता है। और क्या लिखता है, पा गया तन आज में मन खोज रहा हूँ, मैं प्रतिध्वनि सुन चुका ध्वनि खोज रहा हूँ। मैंने इसमें कुछ हरिवंश राय बच्चन की कृतियाँ लेकर के उनका सामान्य परिचय देते हुए उनके कृतित्व पर कुछ चर्चा करने की कोशिश की है, कुछ जानकारियाँ जुटाने की कोशिश की हैं। ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।